सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं राजा सिंह जी द्वारा रचित कहानी उलझती जिंदगी। वह अभी अभी स्टेशन पर उतरा था। सुबह के 8 बज रहे थे। एक लंबा और उबाऊ सफर चंडीगढ़ से बनारस तक। सोता जागता ऊंघासा बेचैन कर देने वाली थकाऊ यात्रा, आशंकित यात्रा। वह ट्रेन में ही फारिग हो गया था, क्योंकि वह जहां जा रहा था वहां उसे घर में घुसने भी दिया जाएगा या नहीं, वह पूरी तरह संशय में था। उन दोनों के बीच इतना कुछ घटित हो चुका था कि उसे नहीं लगता था कि उसका एकता का प्रयास कामयाब हो पाएगा। फिर भी वह सोचता है कि प्रयत्न करने में हर्ज ही क्या है। इस मिशन के लिए उसने कितना अपने आप को दबाया है कि उसमें अपना कुछ रह ही नहीं गया है। वह माँ बाप भाई बहन के साथ एक छोटे से बहुत पुराने मकान में दिल्ली के अत्यंत व्यस्त इलाके लक्ष्मी नगर में रहता है। नीचे के 2 कमरे काफी पुराने दुकानदारों को किराए पर उठा रखे थे। ऊपर के 2 कमरों में ही वे सब रहते थे। वहीं बबीता भी ब्याह के आई थी। रात में सोने के समय ही वह दोनों पास आ पाते थे, एक छोटे कमरे में। बाकी के लोग दूसरे बड़े कमरे में सोते थे, जो बाहर की तरफ सड़क की तरफ था। दोनों कमरों के बीच में आंगन और किचन आदि थे। छोटा कमरा पीछे की तरफ था, जिसमें ज्यादातर अंधेरा पड़ा रहता था। वह छोटा कमरा भी अपने पास अलमारी, ट्रंक, बक्से, डबल बेड इतना कुछ समेटे था कि वह कमरा कम स्टोर रूम ज्यादा था। बाहर के बड़े कमरे में भी बड़ा नाम को ही रह गया था। उसमें सोफा सेट, दीवान, बेड, कुर्सियां इत्यादि थीं और घर वाले बाहर वाले सभी उसी में पनाह पाते थे। अलबत्ता पिताजी ने जरूर अपना आशियाना ऊपर छत में बना रखा था। एक टीन शेड की छत और एक तख्त को बेड बना रखा था। बहुत सर्दियां हों या तपती दोपहरी, वह जब से रिटायर हुए हैं उनका ज्यादातर समय वहीं गुजरता था। पिताजी रेलवे से रिटायर हो चुके थे। उनकी पेंशन, दुकानों का किराया और पारस की प्राइवेट नौकरी सब के संयुक्त प्रयास से घर का खर्चा और भाई बहन की पढ़ाई लिखाई आसानी से चल रही थी, परंतु बहुत किफायत के साथ। ब्याह के कुछ एक महीनों बाद से ही उनमें आपस में गंभीर मतभेद उभर आए थे। वह इतनी भीड़ भाड़ में नहीं रहना चाहती थी और पारस अपने घर परिवार को छोड़ नहीं सकता था। इस मामले में वह अडिग था, परंतु बबीता की रोज की वही हट थी, फरमाइश थी। उसे अपने लिए जगह चाहिए थी, जहां वह 2 पल अकेले बिता सके, कुछ अपने विषय में सोच सके, कुछ अपना जी सके। वाद विवाद ने बाद में आपस में रोज झगड़े का रूप ले लिया था। दिन में व्यस्तता और मौका न मिलने के कारण रात इसी बात की भेंट चढ़ जाती थी। अब वह उसे नापसंद करने लगा था। दिन के उजाले में उसमें कोई आकर्षण नजर नहीं आता था, न रंग न रूप। उस पर उसका चपड़ चपड़ बोलना, उसका तेज तेज बोलते हुए नथुने फूलना और हंसने पर मसूड़े दिखाई पड़ना उसे आकर्षणहीन बनाते थे। और रात में जब वह उसकी शारीरिक जरूरत होती थी, तो इस तरह से अप्रासंगिक मांग, अलग रहने की दरियाफ्त उसे उसके प्रति वितृष्णा ही पैदा करते थे। पारस कोशिश करता था कि उसकी मांग को टाला जाए और अपनी चाह पूरी की जाए बिना किसी अवरोध के, परंतु अक्सर ये संभव नहीं हो पाता था, क्योंकि देवी जी की तरफ से हफ्ते में 1 दिन से ज्यादा नहीं, यह प्रतिबंध भी आयत था। ये बहुत बड़ा कारण होता था पारस में खीज उत्पन्न करने का। उसका दिन भी असंतुष्टता से भरा रहता था। असल में इस आकर्षणहीन और अव्यावहारिक लड़की को अंगीकार करने में उसके पिता और ज्योतिषियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। उसके पिता को पंडितों ने बता रखा था कि आपका लड़का मंगली है, इसलिए उसकी शादी किसी मंगली लड़की से ही करिएगा, वरना अनिष्ट की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। और उसका पिता अपनी जाति की मंगली लड़की ढूंढने में लग गया था। उम्र पर उम्र बढ़ती जा रही थी। बेटा 30 को पार कर गया था और मिली तो बबीता। वह मंगली भी थी, उससे गुण भी काफी मिल रहे थे और पंडितों के अनुसार दोनों का गृहस्थ जीवन सफल रहेगा।
पारस से वह 1-2 माह बड़ी थी और साधारण थी, इसकी भी उपेक्षा की गई भावी सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए। उस दिन जब वह उसे पसंद करवाई गई थी तब वह उसे ठीक ठाक ही लगी थी। उसके घने मुलायम लंबे काले बाल विज्ञापन नुमा थे और उसका रंग भी काफी साफ नजर आ रहा था। यह शायद ब्यूटी पार्लर वालों ने उस पर काफी मेहनत की थी उसे पसंद योग्य बनाने में। फिर उसकी बढ़ती उम्र और घर की आर्थिक हालत ज्यादा अच्छी ना होना, इस पर उसकी साधारण प्राइवेट कंपनी की नौकरी, इस कारण ज्यादा अच्छे रिश्ते न आना भी उसके पसंद आने के कारण में इजाफा कर रहे थे। वह प्लेटफॉर्म पर बने खान पान कैफेटेरिया में आ गया। उसने सोचा कुछ हल्का सा नाश्ता करके ही चला जाए, क्या पता बैरंगी वापस आना पड़े। उसने देखा काफी भीड़ है। उसे काफी मशक्कत करनी पड़ी नाश्ते का टोकन लेने पर। टोकन लड़के को देकर वह वहां पड़ी टेबल कुर्सी पर बैठ गया अपने नाश्ते आने के इंतजार में। बबीता को अपने पापा के घर आए करीब करीब 3 माह से ज्यादा हो गए थे। इस बीच उसने पारस को किसी कॉल का जवाब नहीं दिया था, ना ही उसके किसी मैसेज पत्र आदि का। वह काफी डरी सहमी और प्रताड़ित महसूस कर रही थी। उसने निर्णय कर लिया था कि अब वह वापस किसी हाल में नहीं जाएगी, चाहे वह कितना मनाए, माफी मांगे और भविष्य में ऐसा कुछ नहीं होगा, वादा करें, कस्में खाएं। कई बार ऐसा हो चुका था और वह लोकाचार के नाते और भविष्य में इतना पहाड़ सा समय अकेले कैसे कटेगा सोचकर, और अब की बार वह सुधर गया है, कैसे भी आश्वासन वह दे, लेकिन वह नहीं जाएगी। वह कृत संकल्प थी। अब तो उसकी सरकारी टीचर की नौकरी भी है। वह अपनी शादी से काफी प्रसन्न थी। एक तो शादी का इंतजार करते करते वह बुढ़ा गई थी। वह 30 को पार कर चुकी थी। वह खाली थी। वह सारी पढ़ाई लिखाई कर चुकी थी, MA BEd कर चुकी थी, सिलाई कढ़ाई खाना बनाना पकाना सभी में पारंगत हो चुकी थी। इंतजार सिर्फ शादी का था। नौकरी करना उसे पसंद नहीं था। उसे लगता था कि नौकरी वाली लड़की को डबल मार झेलनी पड़ती है, घर की भी करो और बाहर की भी। ज्यादातर लड़के उसे देखकर नापसंद कर जाते थे। उसे लगता था आशाओं की सीढ़ी चढ़ाकर उसे बेदर्दी से ढकेल दिया जाता है। उसका मन शत विशत हो जाता। उसका मन उसकी आरजू एक सुंदर खूबसूरत राजकुमार जैसे लड़के की कल्पना किया करते थे, परंतु राजकुमार के साधारण रंग वाले भी उसे अस्वीकार कर जाते थे, तो उसका मन विदीर्ण हो जाता था। फिर चमत्कार सा हुआ कि पारस ने उसे पसंद कर लिया। पारस काफी सुंदर था। सफेद कलर, स्लिम, हैंडसम, स्मार्ट और नाक नक्श भी उच्च स्तरीय। उससे शादी अकल्पनीय और अवर्चनीय थी। पारस ने भी उसी दिन उसे बताया था कि वह उसके घने काले लंबे केश राशि पर मर मिटा है और यह काफी संतुष्टिदायक था। उसे बड़ा हौसला था पति के साथ घूमने फिरने का, अपनी जान पहचान वालों, अपने रिश्तेदारों के यहाँ विजिट करने का। उसमें कहीं ना कहीं यह भाव भी छुपा रहता था कि देखो मेरा दूल्हा कितना सुंदर है। कुछ दिन ऐसे ही चला जैसा कि वह चाहती थी। 1 माह के बाद धीरे धीरे यह सिलसिला कम होते होते बंद होने की कगार पर आ गया और वह उस दड़बे में कैद हो गई जिसमें औरों से मिलना तो दूर, उसकी पारस से भी मुलाकात रात के अंधेरे में ही हो पाती थी। उस छोटे कमरे में, उस कमरे में भी वह खुलकर बात नहीं कर पाती थी। उसे फुसफुसाकर बोलना नहीं आता था। उसकी आवाज बुलंद थी और आवाजें कमरे से बाहर निकलती रहती और अन्य की आंखों और चेहरे के हाव भाव से प्रकट हो जाती थी अगले दिन, जो उसे शर्मसार करती रहती थी। पिंजड़े नुमा 2 कमरों में घुटती जिंदगी बाहर फड़फड़ाने के लिए बेताब हो रही थी। उसने कई बार पारस से जिक्र किया, अनुनय विनय की, प्रेमालाप में असुविधा का जिक्र भी किया, मगर उसने परवाह नहीं की। उसे काम की परवाह थी, बात की नहीं। उसे अपने लिए स्पेस चाहिए था जो उसे नसीब नहीं हो रहा था। उसकी भावनाएं उमंगें धूल धूसरित हो रही थी। उसका असंतोष काम में और व्यवहार में प्रकट होने लगा था। अपने आप से लड़ती हुई वह उससे लड़ने लगी थी और उसकी लड़ाई सास ससुर देवर और ननद तक पहुंच गई थी। खीज हताशा और निराशा उस पर काबिज हो गई थी। वह सुकून से परे हो गई। उसकी सोच इस हद तक पहुंच गई कि यहाँ से हटने पर ही वह अपने विषय में कुछ सोच पाएगी और कुछ कर पाएगी। कुछ ऐसे परिवेश का निर्माण कर पाएगी जहां वह अपनी कल्पनाओं और आकांक्षाओं को मूर्त रूप में साकार कर पाएगी।
और एक दिन जब सास ने उसके माँ बाप के विषय में अपशब्द कहे और देवर विजय और ननद संध्या ने हंसी और खिल्ली उड़ाई, तो उसने उसी की भाषा में प्रत्युत्तर आरोपित किया और गिन गिन कर उनके घर परिवार के सदस्यों की कमियों कमजोरियों का बखान किया था। वह मुंहफट तो बचपन से ही थी, उसे एक भी बात उधार रखना नहीं आता था। तर्क कुतर्क सब में माहिर थी वह, और उसकी बुलंद आवाज सबसे भारी थी। घर में कोहराम मच गया था। सभी हैरान थे नई दुल्हन के तेवर देखकर। पिताजी हरे राम कहते हुए फिर चढ़ गए छत पर। उन्हें सेवानिवृत्त के बाद सन्यासी बनने का ढोंग सवार था और हर वाक्यों पर अपने को निरपेक्ष साबित किया करते थे। बाकी सब की बोलती बंद हो गई थी पारस के आने तक। शाम को जब पारस आया तो पूरे परिवार ने उसकी जमकर बुराई की, जिसमें पिताजी भी सम्मिलित हुए, और वह बिना बबीता से कुछ दरियाफ्त किए उस पर पिल पड़ा। घर के लोगों का अपमान करने और दुस्साहस करने का दंड। वह पिट रही थी परंतु हार नहीं मान रही थी। वह पारस के हर वार का जवाब अपनी जुबान से दे रही थी। उसने भूख हड़ताल कर दी थी। उसके मम्मी पापा को खबर कर दी गई थी। वे लोग आए थे। सबको समझाया बुझाया गया। उसे भी मिलजुल कर रहने के उपदेश दिए गए। उसके मम्मी पापा के अनुरोध पर कुछ दिनों के लिए उसे उनके साथ बनारस भेज दिया गया। उसने एक तरह का अज्ञातवास ले लिया था। उसे पारस के ऊपर काफी गुस्सा आ रहा था। बिना कुछ पूछे जांचे उसने उस पर दरिंदों की तरह व्यवहार किया था। उसके दुखों की लिस्ट में एक और इजाफा हुआ था, पारस का वहशियाना व्यवहार। उसने अपनी तरफ से कोई बातचीत नहीं की, पत्र व्यवहार भी नहीं, और उसकी आई कॉल्स मैसेज का भी कोई उत्तर नहीं दिया। 2 माह व्यतीत हो गए थे। पहली बार इतने दिन रुकी थी, वरना वह पारस के साथ आती थी और 1-2 दिन रुककर उसी के साथ वापस हो जाती थी। पारस आया था, निश्चिंत बेफिक्र। उसे ऐसा ही लगा था। उसने मम्मी पापा को इशारा किया। उन्होंने उसे उसके प्रति अमानवीय व्यवहार की शिकायत की और भविष्य में ऐसा न करने की सख्त हिदायत दी थी। वह हर बात हर शर्त यस मैन की तरह मानता चला गया। उसने बबीता से भी यही वादा कर लिया कि वह जल्दी ही घर से अलग रहने का इंतजाम कर लेगा। मम्मी पापा तो पहले से ही तैयार थे उसे भेजने के लिए। उन्हें लोकाचार का भय सता रहा था। इतने दिन से घर में लड़की है, क्या बात है, कोई बात तो नहीं। परंतु बेटी के लिए भविष्य में मनोनुकूल वातावरण मिल जाएगा, यह उन्हें अतिरिक्त खुशी प्रदान करने वाला था। पारस बबीता को लेकर दिल्ली आ गया, यह आश्वासन देकर कि वह बबीता के साथ घर परिवार से अलग रहेगा। परंतु वह गंभीर नहीं था। कम से कम वह ऐसा ही सोचती थी, क्योंकि जब भी वह यह बात छेड़ती थी, वह टालने की गरज से कुछ अलग प्रसंग छेड़ दिया करता था। परंतु बबीता उसका खून पिए रहती थी। कोई दिन खाली नहीं जाता था। वह उलझन में था, चिंताग्रस्त था। कैसे कर पाएगा? माँ बाप भाई बहन को कैसे छोड़ पाएगा? उनको मझधार में कैसे छोड़े? एक ही शहर में अलग कैसे रहेगा? लोग क्या कहेंगे? उसने भांप लिया था और सुझाव दिया कि वह अपना ट्रांसफर कहीं और करवा ले। प्राइवेट कंपनी में ट्रांसफर कहाँ होता है? वह डर भी रहा था कि बबीता अपना नंगा नाच दिखलाना फिर से शुरू ना कर दे और कहीं क्रोध और गुस्से में उसके साथ अलग रहने का प्रॉमिस घर वालों पर उजागर ना कर दे। बड़ी शर्मनाक बात हो जाएगी। अपने घर वालों को वह क्या मुंह दिखाएगा? वह दिल्ली से बाहर मिलने वाली नौकरियों पर ध्यान देने लगा था। उसे समस्या का समाधान यही नजर आ रहा था। इससे उसका बचाव भी हो जाएगा और पत्नी को दिया हुआ आश्वासन भी पूरा हो जाएगा। अंततः वह चंडीगढ़ में एक नौकरी पाने में सफल रहा। वर्तमान नौकरी को छोड़ दिया, परंतु घर में बताया कि छूट गई। एक बात कुछ अच्छी हुई कि चंडीगढ़ की नौकरी ज्यादा पैकेज में मिली थी, जिससे वह कहीं से अपने को सिद्ध कर पा रहा था। परंतु मन में कसक बनी रही थी। वह पराजित हुआ था। बबीता की जिद के आगे वह नतमस्तक हुआ था। उसने हार कर शांति खरीदने की कोशिश की थी। यहाँ चंडीगढ़ में थोड़े दिनों माहौल काफी सुखद रहा था। 2 कमरे का पोर्शन था और सिर्फ वे 2। बबीता प्रसन्न थी। वह अतिरिक्त प्यार बरसा रही थी, परंतु वह अपराध बोध से ग्रसित था। उसमें एक अजीब सी व्याकुलता व्याप्त थी जो अकथ्य और अव्यक्त थी।
वह अपने घर के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से बहक कर आया था। वहां बहन की पढ़ाई बंद हो गई थी और छोटा भाई कैसे पढ़ पा रहा होगा वह अनुमान लगाने में भी असमर्थ था। उन सबका खर्चा कैसे चलता होगा? उसने अपनी पहली तनख्वाह से ही कुछ घर भेजना चालू कर दिया था। इस तरह से वह कुछ अपने को धीरज दे पा रहा था और कुछ संतुष्ट भी महसूस कर रहा था। कुछ एक माह ही बीते थे कि बबीता ने उसे बाप बनने की खबर दी। वह खुश हुआ, परंतु दूसरे पल नई आने वाली जिम्मेदारियों के प्रति सचेत भी हुआ। फिर भी दोनों काफी खुशी महसूस कर रहे थे। सशंकित दोनों थे, अपने अपने कारणों से, आने वाले खर्चे या बढ़ने वाले खर्चे के प्रति। एक दिन बबीता उसके कपड़े धोने के लिए ले जा रही थी, तभी उसने उसकी पैंट की जेब में मनी ऑर्डर की रसीद देख ली। उसने पढ़ा और हंगामा खड़ा हो गया। ये क्या है? उसने रसीद दिखाकर हाथ हवा में लहराया। देख लो, इतनी तो पढ़ी लिखी हो, उसने विद्रूपता से कहा। पढ़ी तो मैं तुमसे ज्यादा हूं, परंतु चोरी छिपे घर को जो रुपए भेजे जा रहे हैं मैं उसके विषय में पूछ रही हूं। तुमने अलग रहने का वादा करवाया था, घर परिवार को तिलांजलि देने का नहीं। आखिर बड़े और कमाने वाले लड़के होने के नाते मेरी भी तो उस घर के प्रति कुछ जिम्मेदारी बनती है कि नहीं? वह झुंझला गया था और उसने चीख कर अपना रोष प्रकट किया। अपनी पत्नी के प्रति पूरी जिम्मेदारी निभा नहीं पा रहे हो, कम से कम अपने होने वाले बच्चे के प्रति तो कुछ सोचो। मगर तुम्हें गैरों से जब फुर्सत मिले तब ना। उसने मर्म भेदी प्रहार किया था जो आर पार हो गया था और सीने में फंस कर रह गया था। मेरे माँ बाप, भाई बहन सब तुम्हें गैर लगते? वह उबल पड़ा और क्रोध, गुस्सा सब बाहर निकल पड़े। वह अपने आपे में नहीं था और उसने हिंसा का सहारा लिया। उसने भी यथाशक्ति प्रतिरोध किया उसी की भाषा में, परंतु पुरुष की शक्ति के आगे उसका प्रतिरोध क्षीण पड़ गया और वह निढाल जा पड़ी। उसने फिर अपने मम्मी पापा को बुला लिया। फिर वही प्रक्रिया दोहराई गई। वाद विवाद, पक्ष विपक्ष की बातें, समझाना बुझाना, सुलह सफाई और आने वाले बच्चे की सुरक्षा के लिए दोनों को आगाह किया गया। उसके पापा ने धमकी आदि का भी प्रयोग किया। वह चुप रहा। पारस से माफी मंगवा कर मामला रफा दफा किया गया। वे 1-2 दिन और रुके और कुछ हद तक सामान्य स्थिति छोड़कर वापस चले गए। हफ्ते से ज्यादा समय लगा था उनके बीच सामान्य दिनचर्या आरंभ होने में, परंतु वातावरण तनावपूर्ण ही रहा। बबीता में बहुत अहंकार था। वह उससे ज्यादा पढ़ी लिखी थी, बातचीत भी वह खुले मर्दाना ढंग से करती थी, उम्र में भी वह उससे बड़ी थी। इस तनावपूर्ण और अमित्रतापूर्ण वातावरण में व्यंग्य बाणों, कटुक्तियों और एक दूसरे को चुभने वाले वाक्यों का प्रयोग दिनचर्या में शामिल हो गया था। अक्सर उनकी परिणति छुटपुट संघर्ष में तब्दील हो जाती और अंततोगत्वा मारपीट में समाप्त होती थी। पारस को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था, उफान आता था और गुस्से का झाग निकल जाने पर वह शांत हो जाता था। फिर बाद में पछताता था और उसके फलस्वरूप वह सुलह सफाई में जुट जाता था। परंतु बबीता जल्दी अपना प्रतिरोध, असंतोष त्यागने को तैयार नहीं होती थी। इसीलिए मामला दिनों, हफ्तों से ज्यादा महीनों में सुलटने लगा था। अन्य पति पत्नियों की तरह उनकी सुलह रात के अंधेरे में भी नहीं हो पाती थी। हर एक लंबी लड़ाई में बबीता अपने मम्मी पापा को खबर करती और वे दोनों भागे भागे चले आते। पारस को धमकी, चेतावनी आदि और बबीता को अलग से समझाने आदि में वे दोनों 1-2 दिन रुकते और फिर वापस बनारस लौट जाते, अपने अन्य बच्चों की देखभाल और लालन पालन करने के लिए। उसके पापा को भी ऑफिस से छुट्टी लेने में अजीब सी अड़चन का सामना करना पड़ता था। क्या बताए, हर बार दामाद बेटी का झगड़ा अब रिश्तेदारों और पड़ोसियों की जानकारी में आते आते अब ऑफिस तक पहुंच रहा था। वे इस तरह के अफसाने, अफवाहों को दबाने में अब अपने आप को नाकामयाब पा रहे थे। कुछ ना कुछ तो बताना ही पड़ता था। बच्चे के जन्म के 1 माह पूर्व ही पारस ने अपनी माँ को बुला लिया था सहायता हेतु। यह एक कारण और बना था उनके बीच खिंची असंतोष की खाई को और चौड़ी करने का। वह अपनी मम्मी को चाहती थी। उसकी मम्मी इतनी जल्दी आ भी नहीं सकती थी, परंतु वह उनकी माँ को नहीं चाहती थी। उसका मानना था कि उसकी सास ही असली कारण है उनके बीच पनपे मतभेद का। परंतु अपनी हालत को देखते हुए उसने कोई बवाल खड़ा करने की कोशिश नहीं की, परंतु अपना विरोध उसने पारस से दर्ज करवा दिया था। उसकी नाखुशी छिप नहीं रही थी।
वह माँ के दिशा निर्देशों को कोई अहमियत नहीं दे रही थी। उनके साथ वे हॉस्पिटल भी जाने को तैयार नहीं होती थी। हर चेकअप के लिए पारस को ही साथ जाना पड़ता था, ऑफिस से छुट्टी लेकर। बच्चे का जन्म हुआ, सिजेरियन केस था। हफ्ता 10 दिन अस्पताल में रहना पड़ा। काफी खर्चा आया। कई तरह से उधार आदि का इंतजाम करके भी पारस की जंजीर और घड़ी खर्चे की भेंट चढ़ गई थी। दोनों वस्तुएं ससुराल से मिली थी। यह कारण काफी था उनके द्वंद्व के लिए, परंतु नए शिशु की हुलस में और सास की उपस्थिति ने व्यतिक्रम पैदा किया था। सिर्फ एहसास ने आंखों के कोर गीले किए थे। अब ये आंखें क्यों गीली हुई थी? पारस की गर्दन और कलाई के सूनेपन की वजह से, या अपने घर की दी हुई चीजों के इस तरह लुप्त होने की वजह से? ये अनुमान लगाने में वह अपने आप को असमर्थ पा रहा था। शिशु के जन्म के भी 3-4 माह हो चुके थे। माँ जा ही नहीं रही थी, न ही जाने की कोई मंशा दिखाई दे रही थी। शिशु के आने के कारण जो नजदीकियां दोनों के बीच आनी चाहिए थी, वह नदारद थी। एकांत का फिर अभाव हो गया था, रात में शिशु की वजह से और दिन में माँ की वजह से। बबीता का धैर्य टूटता जा रहा था। वह व्यस्त तो हो गई थी, परंतु खीज, परेशानी और चिंता उसके सिर चढ़कर बोल रही थी। उसने कई बार पारस से कहा, परंतु वह माँ के सानिध्य में अपने को तनाव मुक्त महसूस कर रहा था, क्योंकि छुटपुट बहसों के अलावा कोई बड़ा द्वंद्व युद्ध नहीं हो पा रहा था। वह सोचता था कि माँ की उपस्थिति उसे लड़ाई झगड़े से महरूम किए है और शिशु का पालन 2 माँ के सानिध्य में अच्छे ढंग से हो पा रहा है। उधर बहन घर को व्यवस्थित किए है, इधर माँ की वह सेवा भी कर पा रहा है। परंतु उसका यह कयास धरा का धरा रह गया जब बबीता ने अपना रोष प्रकट करना चालू कर दिया कि शिशु की देखभाल उचित ढंग से उसकी माँ नहीं कर रही है। उसने कलेश करना चालू कर दिया और अक्सर माँ से वाकयुद्ध में उलझने लगी। रोज की खटखट चालू हो गई थी और माँ से लड़ते लड़ते उसकी लड़ाई उसकी ओर स्थानांतरित होते देर नहीं लगती थी, जिसका परिणाम मल्ल युद्ध में समाप्त होने लगा। शिशु कई छिटपुट संघर्षों का मूक गवाह बना और कई बार अपनी उपस्थिति अपने करुण रुदन से अभिव्यक्त करने लगा। उसने सीधे सीधे माँ पर इल्जाम आयत कर दिया कि उन्हीं की वजह से उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। वह लड़ाई करके उसे अपने बेटे से पिटवाती हैं। उसे अनचाहे ही माँ को विदा करना पड़ा। पिताजी की ठीक से देखभाल नहीं हो पा रही है, विजय और संध्या संभाल नहीं पा रहे हैं। माँ, यहाँ सब ठीक है, अब बबीता खुद सब संभाल लेगी। आपकी दिल्ली में ज्यादा जरूरत है। परंतु वह क्षोभ से भरा हुआ था और उसे उसके प्रति असंतुष्टता बढ़ती ही जा रही थी। वह लाइलाज बीमारी है जिसे इसी रूप में उसे स्वीकार करना पड़ेगा। उसने यथा स्थिति स्वीकार कर ली थी। पिताजी की कॉल आई थी। उसकी बहन की शादी तय हो गई है और शादी के खर्चे के लिए यथेष्ट धन नहीं है। उसे बड़े भाई के रूप में अपनी जिम्मेदारी के तहत सहयोग की याचना की गई थी। उसकी आर्थिक अवस्था ऐसी नहीं थी कि उसके पास कुछ जमा पूंजी शेष हो। एक तो शिशु के नामकरण संस्कार में और उसकी पहली सालगिरह में खर्च के कारण वह पूरी तरह से खलास हो चुका था। वह तो ये कोई कार्यक्रम करना ही नहीं चाहता था, परंतु बबीता की जिद ने और न करने की स्थिति में उपजे बवंडर के डर ने मजबूरन उसे ये करने पर विवश किया था। परंतु माहौल कुछ समय के लिए खुशगवार तो हो ही गया था, इसमें कोई संदेह नहीं था। अनेक उपायों पर विचार करते करते उसकी नजर एक बिंदु पर आकर अटक गई। क्यों न बबीता के जेवरों की बलि इस यज्ञ में कर दी जाए। यह वे जेवर थे जो कभी माँ के गहने थे, आज बबीता के हो गए थे उसकी शादी के कारण। इसमें कोई अनुचित नहीं है। बहन की शादी आवश्यक है, उसके गहने फिर बन सकते हैं। यद्यपि वह जानता था कि इतना आसान नहीं है ये प्रयत्न। उसे भारी विरोध अवरोध का सामना करना पड़ेगा, परंतु वह विवश था, कोई विकल्प नहीं था। उसने बड़े प्रेम से अपनी इच्छा बतलाई और अपने दायित्व और उसके दायित्व का बोध कराया, परंतु सब व्यर्थ रहा। उसने स्पष्ट मना कर दिया। उसने कहा, यह स्त्री धन है, आप इसे छू भी नहीं सकते। उसका पौरुष जाग उठा था। उसने जबरदस्ती की, मारपीट की और उसके बक्स का ताला तोड़कर गहने हथियाए और अगले ही दिन दिल्ली जाकर सौंप आया। लौटकर आया तो बबीता का पूरा परिवार और उनका कोई दबंग रिश्तेदार की आमद हो चुकी थी और फिर शुरू हो गया वाकयुद्ध। एक तरफ वह और दूसरी तरफ पूरा कुनबा।
लानतें, मलानतें, बहस, मुहावजे, आरोप प्रत्यारोप, धमकी, चेतावनी का दौर उस पर चलता रहा और पूरी रात काली से सफेद हो गई, परंतु परिणाम शून्य रहा। उसने अपनी असमर्थता व्यक्त की और अपने कृत्य की आवश्यकता उचित ठहराने का भरसक प्रयत्न किया, परंतु वे सब उसे गलत हर हाल में सिद्ध करते ही रहे। उन लोगों ने बबीता और विशु को थोड़े दिनों के लिए बनारस भेज देने का प्रस्ताव रखा था। विशु के जन्म के बाद नानी के घर विशु गया ही नहीं है और बबीता का मन भी बदल जाएगा। उसने न चाहते हुए कोई ऐतराज नहीं जताया। वह विशु के साथ अपने मायके चली गई। उसकी उम्मीद से परे था यह देखना कि वह संध्या की शादी में अपने घर वालों के सहित शामिल हुई थी। वह आशंकित था कुछ अघटित होने के लिए, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। सबका व्यवहार उचित और सामान्य लग रहा था। कहीं कोई ऐसा अभाव नहीं हो रहा था कि कुछ एक दिनों पूर्व पारस और बबीता में ऐसा कुछ घटित हुआ था जो अशोभनीय था। उनके संबंधों के द्वंद्व या विसंगतियां कुछ भी परिलक्षित नहीं हो रही थी। उनके अभिशप्त पारिवारिक जीवन की त्रासदायक झांकी का कोई भी कोना दृष्टिगोचर नहीं हो रहा था। वह बड़ी तल्लीनता और तत्परता से विवाह के सभी कार्य घर की बड़ी बहू के रूप में निष्पादित कर रही थी। उसे घोर आश्चर्य तब हुआ जब बबीता नए गहने पहने उसके पास आई और उसने अपना नेकलेस उससे बांधने का अनुरोध किया। उसने कोई प्रश्न नहीं किया, सिर्फ झेंपा था यह कहते हुए कि लोग क्या कहेंगे, अपनी पत्नी की सहायता कर रहे हो, किसी गैर की नहीं, लोग क्यों कहेंगे। और वह इतराकर चल दी थी। उसके घर वाले शादी के बाद चले गए थे, उसे वहीं दहली छोड़कर, बिना किसी प्रत्याशा के। वह हतप्रभ रह गया था। एक दो दिन वैवाहिक कार्य की समाप्ति के बाद वह दोनों और विशु साथ साथ वापस चंडीगढ़ आ गए थे, एकदम सामान्य सुख पूर्वक जीवन यापन करने वाले दंपत्ति की तरह। बबीता ने घर आकर देखा सब कुछ अस्त व्यस्त था। कमरे में बिखरे सामान को देखा, सारी चीजें फैली पड़ी थी। वह उसे सहेजने में लग गई। बिस्तर को देखा, सलवटें ही सलवटें थीं, जैसे कोई सोया कम, करवटें ज्यादा बदली हैं। उसे बिस्तर ज्यादा दोषी नजर आ रहा था अपनी इस स्थिति के लिए। पारस ने विशु को बाहों में ले लिया और उस पर प्यार बरसाने लगा था, उसके साथ खेलने लगा था। बच्चा तो पहले रोया, सकुचाया, फिर धीरे धीरे उससे हिल मिल गया। वह अपने को भूलकर उसके साथ बच्चा बन गया, बच्चे के साथ मगन हो गया। धीरे धीरे सुबह दोपहर की तरफ बढ़ने लगी थी। इससे उसके मन को बड़ा सहारा मिला। उसका आशंकित मन सहजता की ओर बढ़ रहा था। उसे लगा कि आज का दिन ठीक से गुजर जाएगा और ऐसा ही हुआ। रात भी सामान्य ढंग से गुजर गई। उस रात वह निश्चिंत होकर ठीक से सो पाया था, लेकिन अव्यक्त और अनचाही संजीदगी पूरे घर को अपने गिरफ्त में लिए हुए थी। दोनों अतिरिक्त सावधानी बरत रहे थे कि कोई ऐसी घटना या वाक्य न निकल आए जो आयातित शांति को निष्फल कर दे। उनके भीतर की जंग क्या सचमुच खत्म हो गई थी, जहां हर पल हर लम्हा एक मुठभेड़ में तब्दील हो सकता था। भावना और वास्तविकताओं से युद्ध तो निरंतर ही जारी था। सोचने सोचने में दिन, सप्ताह और महीने निकलते जा रहे थे। सब कुछ भुलाकर नए सिरे से जिंदगी शुरू करना आसान नहीं लग रहा था। फिर भी उनके भीतर सामंजस्य तो चल ही रहा था। बबीता के अंदर शक का कीड़ा रेंग रहा था। अब की बार वह बुलाने नहीं आया, माफी भी नहीं मांगनी पड़ी उसे, कोई खोज खबर नहीं ली। उसे अपने आप आना पड़ा था। क्या कारण है? कोई टोका टाकी नहीं, चीखना चिल्लाना तो एकदम बंद। क्या हो गया है? शक ने अपना दायरा बढ़ाना शुरू कर दिया था और उसका मन ऑफिस में जाकर अटक गया था। हो ना हो माजरा ऑफिस में कहीं है। ऑफिस के आने जाने के समय पर नजर रखी जाने लगी। उसके सजने संवरने पर प्रश्न चिन्ह उठने लगे थे। उसके घूमने फिरने की फरमाइशें नकारी जाने लगी थी। अवकाश के दिनों में भी आउटिंग निरस्त की जाने लगी थी। वह ज्यादा समय विशु पर व्यतीत करता था और उसके प्रति उपेक्षा का भाव अपना रखा था, जैसे उसका अस्तित्व ही ना हो। उनके अंदर की हेखड़ी, तुच्छता, आदिम इच्छा और एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति अभी तक मरी नहीं थी, वह अभी तक जिंदा थी। फिर एक दिन बबीता उसके ऑफिस में अचानक आ धमकी थी, बिना किसी प्रयोजन के।
वह उस समय मिस प्रीति के साथ कंप्यूटर में उलझा हुआ था, किसी साइट को ढूंढने और उससे जानकारी निकालकर भावी ग्राहकों का डेटा तैयार करने में। वह दोनों व्यस्त और करीब नजर आ रहे थे। यह सब उसे काफी नागवार गुजरा था। वह प्रीति से एक दो बार पहले भी मिल चुकी थी। एक बार मार्केट में जब वह प्रेग्नेंट थी, उसने उसे बधाई और शुभकामनाएं अर्पित की थी, और दूसरी बार विशु की बर्थडे पार्टी में, जिसे पारस ने अपने घर पर आयोजित किया था, उसमें उसने कुछ गिने चुने लोगों को ही बुलाया था। बबीता ने उसी समय उन दोनों को टोका। सभी ऑफिस कर्मी औचक रह गए थे। उसने जमकर अपशब्दों का प्रयोग किया था प्रीति और पारस के संबंधों को लेकर। काफी गहमा गहमी हो गई थी। बॉस ने उसे बुलाया और समझाया था और बिना किसी प्रयोजन के ऑफिस आने को मना किया था। वह झनकती हुई और रोष प्रकट करती हुई वापस घर आ गई थी। ऑफिस में अप्रासंगिक, अप्रत्याशित और विचित्र वातावरण का निर्माण हो गया था। वह मुंह छिपाता फिर रहा था। उसे सफाई देनी भारी पड़ रही थी। उसके घर के माहौल का आवरण खुल गया था। उसका काम में मन स्थिर नहीं रह गया था, और प्रीति, वो तो रुआंसी होकर स्तब्ध थी। उसने बॉस से परमिशन ली और घर जल्दी लौट आया। घर में ईर्ष्या की आग जल रही थी। उस पर पारस का गुस्सा उस अग्नि को तीव्र प्रज्वलित करने के लिए यथेष्ट था। तुम मेरे ऑफिस क्या करने आई थी? क्या जरूरत थी? तुम्हारी बेवफाई पर किया प्रेम को बेनकाब करने। ऐसी तुम ही होंगी। अपने जैसा समझा है क्या? वह बिफरा था। अरे तुमसे ज्यादा तो समझदार गंवार जाहिल होते हैं। दोनों ने गुस्से और क्रोध में ऐसे ऐसे शब्दों, वाक्यों का प्रयोग किया जो घृणित और अशोभनीय थे। वे एक दूसरे के प्रति चोट पहुंचाने वाले शब्दों का प्रयोग कर रहे थे जो मर्मांतक और छीलने वाले थे। व्यक्तिगत आरोपों प्रत्यारोपों से हटकर अब वह घर, परिवार और खानदानों पर प्रहार करने लगे थे। गुस्से, क्रोध, क्षोभ में विवेकहीनता की चरम परिणति हुई और एक दूसरे पर हाथ उठाने का सिलसिला चल निकला। रोना गाना, चिल्ला चोट, चीख पुकार, और फिर इस सब के बीच बच्चे का अंतहीन दारुण रुदन, जिसकी ओर किसी को ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। दोनों अपनी लड़ाई की शुदा शांत नहीं कर पा रहे थे। उनकी लड़ाई को विराम तभी मिल पाया जब ऊपर से मकान मालिक सक्सेना अपनी पत्नी समेत आ धमके और दोनों को गुत्थम गुत्था देखकर अलग किया। मकान मालकिन ने विशु को अपने संरक्षण में लेकर उसे चुप कराया था। वह पुलिस में रिपोर्ट लिखाने को तत्पर थी। घरेलू हिंसा की रिपोर्ट। उसे सक्सेना जी ने पकड़ा, समझाया बुझाया और ऐसा करने को स्पष्ट मना किया। उस दिन सक्सेना दंपति काफी समय तक उनके बीच बैठे रहे, बीच बचाव करते रहे। बाहरी रूप से वास्तविक शांति रात के 12 बजे ही स्थापित हो पाई। तभी वह लोग अपने पोषण में चले गए। बबीता की भूख हड़ताल चल निकली और पारस का भी जबरदस्ती का अनशन। बेटे को जरूर दूध आदि मिल गया था मकान मालकिन के सौजन्य से। अगले दिन, उसके बाद के दिन भी आपसी लड़ाई की भेंट चढ़ गए। बबीता यह नौकरी छोड़ देने के लिए जोर दे रही थी और फिर वापस दिल्ली चलने को कह रही थी। उसने बुरी तरह नकारा। यहाँ पर यह कंपनी छोटी थी और वह काफी सीनियर हो गया था। सैलरी भी काफी अच्छी थी। घर का खर्चा पानी कैसे चलेगा? रोज रोज कोई नौकरी छोड़ता है क्या? उसके शक के आधार पर नौकरी छोड़ दे। वह क्या बंधुआ मजदूर है बबीता का? अजीब अजीब जिद है उसकी। वह उसे ऑफिस जाने नहीं दे रही थी। दरवाजा रोक कर जबरदस्ती खड़ी हो गई। वहां से हटाया तो स्कूटर रोककर खड़ी हो गई, बाल बिखरे हुए और उसी तरह बोलती चिल्लाती हुई, एकदम रौद्र रूप में। उसने उसका हाथ से मुंह बंद करना चाहा तो वह और जोर जोर से चिल्लाने लगी, तुम मेरा मुंह बंद करना चाहते हो? मेरा गला घोंटना चाहते हो? मुझे मारना चाहते हो? मुझे कुचलना चाहते हो? यह स्कूटर मेरे घर से तुम्हें मिला है। यह स्त्री धन है। मेरी अनुमति के बगैर तुम इसे ले जा नहीं सकते। मैं घरेलू हिंसा और दहेज हिंसा के लिए तुम्हारी रपट थाने में करूंगी। तुम्हें जेल हो जाएगी, तब तो तुम्हारी नौकरी भी छूट जाएगी। वह किसी तरह उसे परे करके देर सवेर ऑफिस रवाना हुआ। अब की बार सक्सेना साहब ने उसके घर वालों को बुला लिया, क्योंकि यह जंग 2-3 दिन घिसट गई थी। वह दंपति थक गए थे मध्यस्थता करते करते, और युद्ध रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। बबीता के मम्मी पापा और एक प्रभावशाली रिश्तेदार जो एडवोकेट भी था, उसने भी पारस को कई तरह से धमकाया और चेतावनी दी। दहेज मांगने के अंतर्गत मामला दायर करने की बात कही, जिसमें जमानत भी नहीं होती। घरेलू हिंसा का भी आरोप लगाने की धमकी दी।
उसके पक्ष के सभी लोग बबीता का फेवर कर रहे थे। उसकी बात कोई सुनने समझने को तैयार ही नहीं था। उसने सक्सेना साहब को बुला लिया था, एक तटस्थ आदमी की जो घटना का निरपेक्ष ढंग से वर्णन कर सके। परंतु उनकी बात भी हल्के में ली गई थी। आप नहीं समझते हैं ये कितना जल्लाद है, ये हरदम मेरी बेटी को परेशान करता है। अब की बार पारस कसम खाए बैठा था कि वह माफी नहीं मांगेगा। किस बात की माफी? उसने कोई गलत नहीं किया है। चलो बबीता, तैयार हो जाओ, अब यहाँ एक पल भी नहीं रुकना है, इस जल्लाद के पास नहीं रहना है। उसके पापा उठ खड़े हुए यह कहते हुए। कैसे ले जा सकते हैं मेरी मर्जी के बगैर? बबीता मेरी पत्नी है, मेरी बेटी है, शादी की है, कोई बेचा नहीं है। तुम अत्याचार करोगे और मैं चुप बैठूंगा? मेरी पत्नी है, पहला हक मेरा है, अब तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। वकील ने हस्तक्षेप किया। अभी पुलिस को लेकर आता हूं, देखता हूं कैसे रोकते हो जाने से। 4 डंडे पड़ेंगे तो पता चल जाएगा जब हवालात की सैर करोगे। अपने और दूसरे के अधिकार सब अपने आप पता चल जाएंगे। यह कहकर वह उठा और चल दिया। उसे सक्सेना साहब ने रोका और समझाया। उन्होंने पारस को भी अलग ले जाकर समझाया और बबीता को चले जाने दिया। वह मजबूरन अपना घर बिखरते देख रहा था। उसका बच्चा विशु भी बिछड़ रहा था। उसे अपने आंसुओं पर कंट्रोल नहीं हो रहा था, परंतु वह निष्ठुर बनी रही। हालांकि अब की बार वह बनारस जाने को अनिच्छुक सी थी, क्योंकि वह सोचती थी कि पारस कहीं प्रीति का ना हो जाए। परंतु वह विवश थी, मना नहीं कर पा रही थी, अपना संकोच और कारण बता नहीं सकती थी। स्टेशन से निकलते निकलते सुबह के 9:30 बज गए थे। 10-15 मिनट में ससुराल पहुंच जाऊंगा। क्या होगा माहौल, सब उस पर टूट पड़े तो वह क्या बचाव करेगा? उसका साथ तो पुलिस भी नहीं देगी। शायद यह नौबत नहीं आएगी। आखिर में वह उस घर का दामाद है, उनकी भी तो इज्जत का सवाल है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिसमें उनकी भी बदनामी हो। खैर देखते हैं। इसी उधेड़बुन में था। एक विचार आया कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन करके चला जाए, उनका आशीर्वाद ले लिया जाए तो वह सुरक्षित हो जाएगा, और बाबा की कृपा हो गई तो शायद बबीता भी मान जाए वापस चंडीगढ़ चलने को। हे भगवान, वह और उसके घर वाले मान जाएं बस। यह कहते हुए वह बुदबुदाया और मंदिर की ओर अग्रसर हो गया। अकेला जीवन बड़ा दुखदाई चल रहा था। हालांकि शांति थी, परंतु मरघट की शांति। वह कई बार अपनी गलतियों का विश्लेषण कर चुका था, कई तरीकों से, कई दृष्टिकोण से, परंतु उसे लगता था कि वह कहीं गलत नहीं है। खाली घर खाने को दौड़ता था। अपने बच्चे विशु की याद उसे अक्सर बेचैन करती थी, और अब तो शायद 2 साल से ज्यादा का हो गया होगा। उसका जीवन पूरी तरह असंतुष्ट करने वाला था। एकाकीपन ने उदासी को अख्तियार कर लिया था। ऑफिस में वह बेचारा का टैग लगाए घूम रहा था। वहां भी सबको पता चल गया था कि उसकी बीवी अपने घर चली गई है। उसका साथ देने वाला कोई नहीं था। ज्यादातर छुट्टियों में वह घर दिल्ली चला जाता था। माँ उसका साथ बहू को कोसने में देती थी। छोटे भाई की नौकरी भी लग गई थी लोकल दिल्ली में। वहां सब ठीक था। उसका अपना घर ही ठीक नहीं था। उसने कई बार कोशिश की कि बबीता से संपर्क हो जाए, परंतु हो ही नहीं सका। न कॉल रिसीव करना, न मैसेज का रिप्लाई देना, पत्र का जवाब देना तो दूर की कौड़ी थी। वह बेचैन हो गया था। उसे अकेले रहने की आदत नहीं थी। दिन तो पता नहीं, परंतु रात बड़ी त्रासदायक थी। उसने कई बार कोशिश की कि शराब और सिगरेट के जरिए अकेलापन और उदासी दूर कर सके, परंतु नाकामयाब रहा। बल्कि इनकी संगत से वे और बढ़ गई थी। शबाब का इंतजाम कैसे करते हैं लोग, वह अनभिज्ञ था। किससे पूछे, कौन उसके साथ हम बिस्तर होना चाहेगा? उसकी आंखों में प्यास उतर आई थी, जो उसकी आंखों में परिलक्षित होने लगी थी। बेचैन और प्यासी आंखें तलाशती रहती थी किसी को, मगर औरतें इतनी आसानी से कहाँ मिलती हैं। उसकी बेरंग जिंदगी में कभी बबीता प्यास बनकर नहीं उभरती थी, परंतु कभी कभार सेक्स की आपूर्ति तो हो ही जाती थी। परंतु घर की बिगड़ती हालात के लिए वह जिम्मेदार तो थी ही। वह घर का काम बड़े सलीके एवं फुर्ती से निपटाती थी। उसमें कोई शिकायत नहीं थी। उसने निर्णय किया था कि वह बनारस जाएगा और बबीता को मनाकर ले आएगा, चाहे इसके लिए उसे कितना भी जलील क्यों ना होना पड़े। उसने निश्चय किया कि वह हर आरोपित इल्जाम को स्वीकार कर लेगा और बबीता और उसके परिवार से अंतिम माफी देने को कहेगा। भविष्य में वह जोरू का गुलाम बनकर रहेगा। वह उसका प्यार तो नहीं, परंतु जरूरत तो है। उसके साथ बेटा विशु भी तो मिलेगा,
एक संतुष्टि का एहसास। उसने ऐसी ही प्रार्थना बाबा विश्वनाथ से की। काफी रुपए का दान प्रभु की मूर्तियों, पंडितों को भेंट में अर्पित कर दिया। उसे अपना मिलन अभियान सफल बनाना सुनिश्चित करना था। उसने ज्योतिषियों को अपना हाथ भी दिखाया और गृह दशा निवारण के उपाय करने की जिज्ञासा भी प्रकट की। वह दरवाजे पर लगी कॉलबेल बजा रहा है, परंतु कोई आहट नहीं आ रही है। हैं सब लोग, यह निश्चित था। कोई 10-15 मिनट के बाद पापा जी ने दरवाजा खोला और प्रश्नवाचक निगाहों से उसे घूरा, जैसे वह कोई अपरिचित हो और पूछ रहे हो, आप कौन, कैसे? वह वैसे ही खड़ा रहा, नजरें झुकाए। थोड़ी देर बाद उन्होंने उसे भीतर दाखिल किया और ड्राइंग रूम में बैठने का इशारा किया और वह उसे वहीं छोड़कर ऊपर चढ़ गए। वह वहीं एकांतवासी बना बैठा रहा, जैसा कोई अपराधी अपनी सजा सुनने का इंतजार कर रहा हो। उसे वातावरण बड़ा बोझिल और रहस्यमय नजर आ रहा था। वह अनुमान लगाने में असमर्थ था कि उसके साथ क्या सुलूक किया जाएगा और क्या कुछ आगे घटित होने वाला है। थोड़ी देर बाद धड़धड़ की आवाजें जीने से उतरने की आने लगी, जैसे लोग बड़ी जल्दी में कहीं जा रहे हों और पूरे परिवार ने आकर उसे घेर लिया था। सिर्फ बबीता और विशु अनुपस्थित थे। क्या करने आए हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? तुम अपने आप को समझते क्या हो? इसका ढीठपना तो देखो। गुंडागर्दी करनी है क्या? जितने मुंह उतनी आवाजें। सारी आवाजें गुस्से और क्रोध से भरी हुई। एक साथ चौतरफा हमला था, जैसे किसी जंगली जानवर को मारने के लिए एकजुट होकर आए हों कि आज बचना नहीं चाहिए। परंतु वह शांत रहा। वह हर ऐसी स्थिति के लिए अपने आप को तैयार करके आया था। अपनी बीवी और बच्चे को लेने आया हूं, उसने बिना किसी उत्तेजना के जवाब दिया। कोई नहीं जाएगा जल्लाद के पास। आदमी है कि कसाई है? अपनी बीवी बच्चों से गुंडागर्दी करता है। कौन किस कोने से बोल रहा था पता नहीं, परंतु उसने सोच रखा था कि उसे उत्तेजित नहीं होना है। परंतु फिर भी जवान फिसल गई थी। बबीता भी तो कम नहीं। उसने क्या कम किया है? बेमतलब लड़ती है। उसके स्वर में तलखी आ गई थी। देखो धृष्टता, हमारे घर आकर हमारी ही बच्ची पर अनर्गल आरोप लगा रहा है। अरे पुलिस बुला लो, एक और चिल्लाया। सारी गलती मेरी है, मुझे माफ कर दीजिए और मेरे बीवी बच्चे को लौटा दीजिए। उसने मामले को टालने की गरज से कहा। तुम कई बार माफी मांग चुके हो और फिर वही जालिमाना हरकतें करने लगते हो। माफी मांगना तुम्हारे लिए शगल है। अब हम लोग तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाले। मैं बीवी बच्चे के बगैर नहीं रह सकता। उन्हें मेरे साथ भेज दीजिएगा। अब कोई शिकायत नहीं मिलेगी। नहीं, अब ये संभव नहीं है। जब तुम दोनों की आपस में पटती नहीं है तो अलग अलग रहो, यही अच्छा रहेगा। तो क्या तलाक देगी बबीता? अभी तो नहीं, परंतु तुम मजबूर करोगे तो ये भी हो सकता है। मैं बबीता से मिलना चाहता हूँ और उसकी इच्छा जानना चाहता हूँ। वह नहीं जाएगी, उसकी भी यही इच्छा है। उसे मरना नहीं है, मम्मी ने कठोरता से दोहराया। फिर भी मैं उसके मुंह से सुनना चाहता हूँ। प्लीज मेरी बीवी और बच्चे से मिलवा दीजिए। मैं उनके मुंह से इनकार सुनकर वापस चला जाऊंगा। वह गिड़गिड़ाया था। एक सन्नाटा खिंचा और टूटा। ठीक है, यही सही, ऐसा ही होगा। चलो बबीता को भेजते हैं। और फिर सब एक एक करके ऊपर चढ़ गए। वह रह गया था अकेला, निरुपाय। फिर भी उसकी आस पूरी तरह टूटी नहीं थी। उसको विश्वास था कि बबीता चाहे जितना लड़ झगड़ मारपीट कर ले, वह हमेशा के लिए उससे अलग नहीं रह सकती। वह यह भी जानता था कि उसका ससुराल पक्ष इतना संपन्न नहीं है कि सदैव के लिए उसके बीवी बच्चे का खर्चा बर्दाश्त कर सके। और वह लोग लोकाचार समाज भीरू हैं। लड़की घर बैठी है, यह हर दम छुपाते रहते हैं। थोड़ी देर बाद उसकी साली उसके लिए नाश्ता पानी रखकर उड़न छू हो गई। उसने उसे छुआ तक नहीं। वह इंतजार कर रहा था बबीता का, और सबसे ज्यादा विशु को देखने के लिए, उससे मिलने के लिए। काफी देर हो गई थी। उन दोनों की आहट नहीं आ रही थी आने की। वह अधीर हो रहा था। शायद बबीता को पट्टी पढ़ाई जा रही होगी। क्या कहना है, कैसे कहना है, पिघलना नहीं है, उसकी माफी पर ध्यान नहीं देना है, उसकी गिड़गिड़ाहट का शिकार नहीं होना है, आदि आदि। वह आई, साथ में विशु भी था। उसके चेहरे से बेगानापन झलक रहा था। उसमें हुलस का नितांत अभाव था, जो महीनों बाद किसी से मिलने का होता है। वह उसके चेहरे को पढ़कर निराश हुआ। विशु, इससे पहले उन दोनों में से कोई कुछ कहता,
उसके मुंह से अनायास निकला। बच्चे ने उसकी तरफ देखा और अपनी मम्मी के साथ सट गया। विशु, इधर आ मेरे बच्चे, मेरे पास आ, उसने चुटकी बजाते हुए कहा, जैसे कि यह हर रोज की घटना हो। परंतु बच्चा अब और अधिक उससे सट गया था, या यूं कहें कि वह अपनी मम्मी के पीछे छुप सा गया था और पीछे से झांकने लगा था। उसने बबीता पर ध्यान केंद्रित किया और साथ चंडीगढ़ चलने का अनुरोध किया, जिसे उसने बड़ी बेदर्दी से ठुकरा दिया। अब यहाँ से कहीं भी तुम्हारे साथ जाना असंभव है। चंडीगढ़ तो बहुत दूर की बात है। क्यों, मेरे साथ नहीं रहना है? अब तुम्हारे साथ जीवन नहीं बिताना है। उसके वाक्यों में दर्द झलक रहा था। एक मौका और दो, मुझे माफ कर दो। अब ऐसा फिर कभी नहीं होगा। ये तुम्हारा अक्सर का प्रलाप है, रोज गलती करना और गलती क्या, वहशियाना हरकत करना और फिर माफी मांग लेना। फिर ये क्रम चलता ही रहता है। मैं थक चुकी हूँ इस तरह के प्रकरण को दोहराते दोहराते। आखिरी बार माफ कर दो। मैं तुम्हारे और विशु के बगैर नहीं रह सकता। वह विनती के स्तर पर उतर आया था। क्यों, वह प्रीति कहाँ मर गई, तुम्हारी सगी? उसने व्यंग्यात्मक उपहास किया। तुम बात का बतंगड़ बनाने में माहिर हो। ऐसा कुछ था ही नहीं और तुमने हवा में गांठें बांध दी, इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया। उसकी आवाज में तल्खी और विद्रूपता उतर आई थी। अच्छा, मैं गलत थी, गलत हूं और गलत ही रहूंगी। तो क्यों मरी जा रहे हो मेरे साथ रहने के लिए, एक गलत व्यक्ति के साथ बसर करने के लिए? मैं किसी भी हालत में नहीं जाऊंगी। तुम और विशु पापा पर बोझ बनेंगे और बाद में अपने भाई पर। परजीवी बनकर रहना अच्छा लगता है क्या? बोझ क्यों रहेंगे? मेरी सरकारी स्कूल में टीचर की नौकरी लग गई है, हमारा खर्चा आसानी से चल जाएगा। वह फटी फटी आंखों से उसकी तरफ देखता रहा। मैं दरअसल समझ नहीं पा रहा हूं कि तुम आखिर चाहती क्या हो। मैं कुछ भी नहीं चाहती। मैं आपसे क्या चाहूंगी? तुमने सोचा है तुम्हारे इस व्यवहार से बेटे पर क्या असर पड़ेगा? जब हम अपने बारे में कुछ नहीं सोच सके तो बच्चे के बारे में क्या सोचेंगे? बबीता, मैं विशु का पिता हूं। क्या तुम उसे पिता के प्यार से महरूम रखोगी? तुम्हारे पास न पति का दिल है और ना ही पिता का दिल। उस दिन दोपहर से शुरू हुई बातचीत आधी रात तक चलती रही। पारस बार बार अपने पिता होने की दुहाई देता रहा, अपना अधिकार जताता रहा, परंतु वह उसे नकारती रही और किसी भी हाल में वापस चंडीगढ़ जाने को तैयार ही नहीं हुई। हाँ, इतनी सुविधा जरूर देने को तैयार हो गई कि वह जब चाहे आ सकता है और विशु से मिल सकता है और विशु के लिए कुछ करना चाहे तो कर सकता है। जब उसने कहा कि यदि वह खुद यहाँ आकर रहे तो क्या हम तीनों साथ रह सकते हैं, तो उसने कहा हाँ। परंतु वह कैसे रह सकता था बनारस में? कोई उसके ट्रेन की नौकरी ही नहीं थी, ना कोई नई नौकरी करने की उसकी सामर्थ्य थी। तो क्या हरदम उसे अपनी बीवी बच्चों से अलग रहना पड़ेगा? यह अनुत्तरित था। उस रात भी उसे बबीता के घर अकेले ही गुजारनी पड़ी। अगले दिन उसे भारी मन से विदा होना पड़ा। चलते समय वह दरवाजे पर काफी देर तक खड़ा रहा। वह सोचता था कि विदा करने बबीता और विशु आएंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। वह जड़ता का अनुभव कर रहा था और उसे अपने भीतर बादलों की तरह कुछ उमड़ता हुआ महसूस होने लगा। उसे लगा कि कहीं वह विस्वल होकर फट ना पड़े, परंतु कोई नहीं था उसको महसूसने वाला। तो दोस्तों, यदि हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।